गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका परिवार और आप बिल्कुल समृद्धशाली रहें और ये दिवाली हमेशा आपके लिए खुशियों वाली होनी चाहिए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और साथ ही एक प्रार्थना और भी करता हूँ, अगली दिवाली आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में मना रहे हो, ऐसी भी मेरी दिली इच्छा है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी एक सक्सेस प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, दिवाली की छुट्टियों के दौरान हम लोगों ने आपके लिए छुट्टियां करने का डिसीजन नहीं लिया। सबसे बड़ी तो आपके लिए यही खुशखबरी है कि हमारे हर रोज प्रीमियर वीडियो आपके लिए यहाँ पे मिलते रहेंगे और आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि सब होली, सब दिवाली सिलेक्शन के बाद ही अच्छी लगती हैं, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि जब तक हम दूसरे लोगों पर आश्रित होकर के, निर्भर होकर के कोई भी त्योहार मनाएंगे, तो वो उतना मजेदार तो नहीं हो सकता यार, जितना मजेदार वो खुद की जॉब में खुद के पैशंस के साथ होगा। तो आई थिंक आप लोगों के भी अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा जोश कायम होगा कि आप लोग अपने सिलेक्शंस को लेकर के पूरे तरीके से प्रयासरत होंगे कि किस तरीके से आप लोगों को काम करना है अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और मैं ही नहीं, हमारी पूरी यूट्यूब टीम, पूरी अनअकैडमी टीम आप लोगों के साथ, आपकी इस मुहिम में हर कदम हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वंस अगेन एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित चौधरी आप सबका वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर। दोस्तों, अनअकैडमी पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री आपको सेकंड पेपर में मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साथ में आपको पेपर वन की भी कंप्लीट तैयारी मिल जाती है। इसको यूज करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, रोहित सर 10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और अनअकैडमी पर आप मेरी प्रोफाइल को रोहिताशु के नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार पुनः मित्रों, आप सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ईश्वर आपके जीवन में हमेशा इस दिवाली के दियों की तरह उजाला भर के रखे और आप हर कदम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें और जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लें। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज भी आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके साल भर में, वर्ष भर में आने वाला एक बहुत, शायद आई थिंक भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आज है। और दिवाली के इस पावन पर्व पे भी आप लोग अपने घर के, अपने लाइफ के, अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ अमूल्य कामों को छोड़ करके भी आज इस क्लास को पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा और आपको कामयाबी जरूर से मिलेगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चलिएगा आगे बढ़ते हैं एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ। तो मैं बता रहा था आपको कि माई मिशन जेआरएफ 2021 मैंने अनअकैडमी पे स्टार्ट कर दिया है। आप लोग हर कंडीशन में इसको क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पेपर फर्स्ट के कंप्लीट 10 यूनिट्स यहाँ पे विद नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज के साथ में करवाए जाएंगे। साथ ही आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें इस नाम से, क्योंकि पेपर सेकंड में हिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ और रोहित सर 10 लगा के आप 10% क्या ले सकते हो, फीस में डिस्काउंट। तो गाइस, लोक काल में आपको पढ़ा चुका था, आप लोगों को याद होगा, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के नामों को मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका था, और अब मुझे जो डिस्कस करना है आप लोगों से, वो डिस्कस करना है सिंधु घाटी। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक नामकरण तक बात कर ली थी। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, तो इस सभ्यता के लिए साधारण 3 नाम प्रयोग लिए जाते हैं। नंबर 1, सिंधु सभ्यता, जो कि सबसे प्राचीन नाम है, जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था। दूसरा जो है वो मूल नाम है, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्रथम स्थल की खोज के कारण, प्रथम स्थल की खोज के कारण ये नाम दिया गया। और तीसरा जो सीक्वेंस है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। वो क्या है? वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता।
वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रचलित स्थल है, जो नाम है, वो यही है सिंधु जो है सरस्वती सभ्यता। क्यों है ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित नाम? आइएगा इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो आज की डेट में वर्तमान में लगभग 400 से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जो इस सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए हैं। तो लगभग 400 स्थल सरस्वती नदी के आसपास पाए जाने के कारण सिंधु के साथ में सरस्वती नाम भी जुड़ जाता है और इस तरीके से सिंधु सरस्वती सभ्यता इस क्लास में आप पढ़ रहे हो इस नाम को, और वर्तमान में आप यही देखते हो तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम यही रहेगा, या वर्तमान में जो प्रयोग किया जाने वाला नाम है वो यही रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस उत्पत्ति सिंधु घाटी की जो उत्पत्ति है, तो मैं आपको बता देता हूं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति हम लोगों ने पहले भी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अपनी पूर्ववर्ती संस्कृति, अपनी पूर्ववर्ती संस्कृति, अपनी पूर्ववर्ती संस्कृति के विकसित होने के कारण होती है। ठीक है, अब लेकिन विद्वानों ने विदेशी और देशी दो तरीके से इस मत को डिवाइड किया हुआ है। विद्वान कहते हैं इसमें कुछ विदेशी विद्वान कुछ अलग मत देते हैं और कुछ देशी विद्वान कुछ अलग मत देते हैं। इसलिए अगर बात की जाए तो पूरे तौर पर ये जो प्रश्न है आपका वो कैसा दिखाई देता है, वो विवादित दिखाई देता है। उत्पत्ति का जो प्रश्न है वो विवादित है, यह प्रश्न विवादित है। ज्यादातर देशी उत्पत्ति के मत को ही माना जाता है, और देशी उत्पत्ति का जो मत है ना वो क्या कहता है, इस मत में विद्वानों का एक वर्ग इसका श्रेय हड़प्पा की पूर्व स्थानीय संस्कृतियों के लोगों को देने का पक्षधर है। ठीक है, इसमें चार तरीके के मत हैं, बलूची संस्कृति, सोथी संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, आर्य संस्कृति। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बलूची संस्कृति, कौन सी, बलूची संस्कृति, फिर मैंने आपको बताया सोथी संस्कृति, फिर मैंने आपको बताया द्रविड़ संस्कृति, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया आर्य संस्कृति। तो ये चार प्रकार की संस्कृतियां जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आपको इंडिया में डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। बलूची संस्कृति के लिए विद्वान जो है साथी हमारे वाल्टर फेयर सर्विस आदि जो हैं वो इसको प्रतिपादित करते हैं। वाल्टर फेयर सर्विस आदि जो हैं वो इसको प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्टुअर्ट पिगट हैं, रोमिला थापर हैं, ये भी कहते हैं, रोमिला थापर भी मानते हैं इस बात को, रोमिला थापर ने भी यही माना है, स्टुअर्ट पिगट ने भी यही माना है। ठीक है, तो इसके अलावा लेकिन सोथी संस्कृति की बात करें तो अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष जो हैं, इसके अलावा डीडी कौशाम्बी जो हैं, ये जो विद्वान है वो मानते हैं कि भाई ये सही है, ये संस्कृति अपने सोथी संस्कृति से डेवलप हुई। ठीक है, आर डी बनर्जी, हैरास आदि जो हैं वो द्रविड़ को मानते हैं, राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी, ठीक है, और हैरास जो हैं वो इसको मानते हैं। आर्य, ठीक है, आर्यों के लिए एस आर राव, एस आर राव साहब क्या कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा रामचंद्रन है, ठीक है, पुसालकर हैं, रामचंद्रन है, कुशालकर हैं, ये क्या कहते हैं कि भाई जो ये सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी से पहले, आर्यों की सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सोती सभ्यता, बलूची सभ्यता, कहीं ना कहीं यही डेवलप होकर के सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमें विकसित होकर के दिखाई देती है। ये देशी मत है जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया है, अधिकतर यही माना जाता है। ठीक है, लेकिन विदेशी मत में विद्वानों को एक वर्ग इसका श्रेय मेसोपोटामिया की चार महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता के लोगों के पक्षधर में है, जिसमें जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, एस डी शांकलिया, डीडी कौशाम्बी आदि ये क्या कहते हैं कि सुमेरियन से, जो मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता से लोगों का पलायन हुआ, और व्यापार वाणिज्य तो होता ही था इन दोनों के मध्य में। उन लोगों के पलायन के बावजूद वो लोग आकर के यहाँ भारत में सिंधु नदी के आसपास बस जाते हैं
इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। वो आकर के यहाँ पर बस जाते हैं। तो ये विदेशी मत और देशी मत दो तरीके के यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मत प्रचलित हैं, जिसमें ये विवादित होने के कारण इस देशी मत को ही ज्यादा मान्यता प्रदान है। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा, इसको आप लोग नोट आउट कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें। देखिएगा, इसके उद्भव से संबंधी कुछ विद्वानों ने कुछ प्रमुख कथन कहे गए हैं। ये कई बार आपको सीधे सीधे परीक्षा में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को भी कवर करने का प्रयास किया है। कुछ विदेशी अगर हम लोगों की बात करें दोस्तों, कुछ विदेशी लोगों की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपसे, तो विदेशी लोगों में सिंधु घाटी को अपने विकास की प्रेरणा मेसोपोटामिया से मिली, ठीक है। ये मार्टिमर व्हीलर का एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं विदेशी उसमें मत में, कि सिंधु घाटी को अपने विकास की जो प्रेरणा मिली, इसने अपना विकास जो जिससे अभिप्रेरित होकर के किया, वो मेसोपोटामिया था। तो मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से डेवलप हुई है। वहीं सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन है, ये कहना है गार्डन चाइल्ड का, ठीक है। ये कहना है किसका? गार्डन चाइल्ड का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट विदेशी विवरण में आपको याद रखने स्टेटमेंट। वहीं देशी स्टेटमेंट पे बात करें तो सिंधु सभ्यता का उद्भव व इसका विकास बलूची संस्कृतियों का सिंधु के शिकार पर निर्भर करने वाली किन्हीं वन्य एवं कृषक संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ, ये मानना है वॉल्टर फेयर सर्विस का। एक्चुअली क्या था मैं अब आपको बता देता हूं। बलूची संस्कृतियों का सिंधु के शिकार पर निर्भर रहने वाली किन्हीं वन्य एवं कृषक संस्कृति, तो ऐसी कोई संस्कृति जिसका नाम हम लोगों के सामने उजागर नहीं है, कहीं ना कहीं वो ताम्रपाषाण काल से डेवलप होते हुए कुछ लोगों का एक समूह आ रहा है जो जंगलों में रह रहा है, वनों में रह रहा है, उसका शिकार करके शिकार पर निर्भर रहना उसकी जीवनी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये बलूची संस्कृति के टच में आते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं इनसे खरीदारी करते हैं और धीरे धीरे इनका आपस में विनिमय जो है स्थापित होता है, और ये धीरे धीरे जो है सिंधु सभ्यता का एक स्वरूप जो है वो ये लोग ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट माना है, ऐसा कॉन्सेप्ट माना है किसने? ऐसा कॉन्सेप्ट माना है वाल्टर फेयर सर्विस ने, और ये देशी मत के तहत पे इन्होंने माना है। तो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। सोती संस्कृति से सिंधु सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला, ये कहना है अमलानंद घोष साहब का कि सोती संस्कृति के सिंधु सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। यह अमलानंद घोष ने कहा है। ये कहते हैं कि सोती संस्कृति सिंधु सभ्यता से पृथक नहीं थी, अपितु वह सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप थी, ठीक है। ये आलचंद दंपति व डीपी अग्रवाल साहब ने कहा है कि सोती संस्कृति सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप थी। तो सोती संस्कृति को यहाँ पे ज्यादा जो है तवज्जो दी गई है सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप होने के लिए। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को दिखाई देता है राखल दास बनर्जी का स्टेटमेंट। ये द्रविड़ मानते हैं सिंधु सभ्यता के। द्रविड़ एक्चुअली एक प्रजाति हो गई, अभी हम लोग इस प्रजाति पे भी बात करेंगे। द्रविड़ जो है वो एक तरीके की एक प्रजाति हो गई। तो ये लोग मानते थे कि राखलदास बनर्जी जो है मानते थे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कैसे थे? द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी तथा आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे, ये कहना भी है। क्योंकि यहां से आगे आपको वैदिक काल दिखाई देगा, वैदिक काल में आपको आर्य दिखाई देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मत इतना बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? हालांकि लक्ष्मण स्वरूप कुशालकर टी.एन. रामचंद्रन ने दिया है, लेकिन अपन नहीं मान सकते। दूसरी चीज क्या है, आर्यों की जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। अब इसमें जब आप अंतर समझोगे, वैदिक और सिंधु सभ्यता में जब अंतर समझोगे, तो वहां पे दो तीन चीजें दिखाई देती हैं। देखिएगा, जैसे सबसे पहला बात तो ये ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। और ये संस्कृति कैसी थी? सिंधु घाटी वाली ये नगरीय संस्कृति थी। और अंतर की बात करूं, यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था,
जबकि यहाँ पे मातृ संतात्मक समास था। भाई सिंधु में मातृ सत्ता थी, जबकि यहाँ पे कौन सी थी, पिता, पिता सत्रात्मक। ठीक है। और अगर बात करूं तो आप लोग देख सकते हो ये वैदिक लोग घोड़े से परिचित थे, सिंधु वाले घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है। और अगर अंतर की बात करूं तो यहाँ पे आपको गाय दिखाई देती है, वैदिक काल में गाय दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे सिंधु सभ्यता में आपको गाय स्पष्ट तौर पे इस है, लेकिन यार स्पष्ट नहीं है, साक्ष्य नहीं है ना अपने पास। ठीक है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन वही कुबड़ वाला बैल तो खूब दिखाई देता है। अब ये तो क्या नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बैल हुआ है तो गाय तो कहीं ना कहीं रही होगी। तो लेकिन अपन बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपन बात करते हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगता कि सिंधु सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी, तो आर्य इस सभ्यता के जनक थे। मैं नहीं मानता इस बात को, बाकी आप लोग इसको समझ सकते हैं, टी एन रामचंद्रन जी ने ये दिया है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इसके निर्माता द्रविड़ थे, ये अच्छा है। और डीपी अग्रवाल साहब का सूती संस्कृति अलग नहीं थी, बल्कि वो सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप हुआ करती थी। तो ये है। अब अपने पास एक क्वेश्चन बनता है कि कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। ठीक है। एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब सिंधु सभ्यता के निर्माता की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। शामिल हैं सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कंकालों और कपालों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस सभ्यता में 4 तरह की प्रजातियां शामिल थी। नंबर 1 भूमध्य सागरीय प्रजाति, नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति, नंबर 3 पे अल्पाइन प्रजाति, और नंबर 4 पर मंगोलाइड प्रजाति। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति क्या है, अल्पाइन प्रजाति क्या है, और मंगोलाइड प्रजाति क्या है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो अब देखिएगा ये 4 प्रकार की प्रजाति के वहां से आप लोगों को कंकाल और कपाल, कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, जो हड्डी रह जाती है ना खोपड़ी, कंकाल या कपाल जो है वो प्राप्त हुए हैं इन 4 प्रकार की प्रजातियों के। अब आपको समझना क्या है भैया, इन 4 प्रकार की प्रजातियों में भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी उसकी संरचना यहाँ पे सर्वाधिक दिखाई देती है। ठीक है, कुल हमें ऐसे 14 कंकाल मिलते हैं मोहनजोदाड़ो में, जिनमें से 6 जो कंकाल हैं वो 6 कंकाल भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। ठीक है, प्रोस्टो और ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के 3 कंकाल मिलते हैं हमें, और अल्पाइन व मंगोलाइड के 4 और 1, यानी कि अल्पाइन के 4 और मंगोलाइड का 1 उदाहरण प्राप्त हुआ है। तो 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 हो गए टोटल। तो हमें मोहनजोदाड़ो से 14 कंकाल मिलते हैं या कपाल मिलते हैं, उनमें से 6 कैसे थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। ठीक है, पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड के कितने मिले, 3 मिले, अल्पाइन के कितने मिले, 4 मिले, और मंगोलाइड के कितने मिले, 1 मिला। इसी कारण सिंधु सभ्यता के निर्माता मेडिटेरियन द्रविड़ माने गए हैं। ये मेडिटेरियन का मतलब द्रविड़ ही होता है, भूमध्य सागरीय। ठीक है, माने गए हैं, जबकि वर्तमान में सिंधु सभ्यता के निर्माता सम्मिश्रित प्रजाति के लोग माने गए हैं। अब क्वेश्चन बनेगा इस पे, देखो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। सीधा सीधा सा मैंने आपको अभी यहाँ पे एक चीज समझाई थी, मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है देखिएगा, समझिएगा। आपसे पूछा गया, ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया भूमध्य सागरीय, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया अल्पाइन, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया मंगोलाइड, और पांचवा ऑप्शन आपको दिया गया सम्मिश्रित प्रजाति। अब आपके पास डिपेंड करेगा प्रश्न क्या है,
सिंधु के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, अगर पांचों ऑप्शन है तो भी यही आंसर सही है। अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, ये पांचवा जो विकल्प है वो विकल्प में नहीं है, तब फिर इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय। लेकिन भूमध्य सागरीय भी ऑप्शन में है, और एक ऑप्शन अगर आपके पास सम्मिश्रित प्रजाति दिया हुआ है तो याद रखना वर्तमान में सर्वाधिक सही विकल्प यही माना गया है, जिसको डिपार्टमेंट भी मान रहा है और विद्वानों ने भी इसको वरीयता दे दी है। तो आई थिंक आप लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी कि मैं क्या चीज आपको किसी तरीके से समझाने आ रहा हूँ, ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत वेलकम है आप सबके लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं काल निर्धारण की, ठीक है? तो सिंधु सभ्यता का वास्तविक तौर पे टाइम क्या था, यानी कि सिंधु सभ्यता का समय क्या था, समय को ही हम लोग काल निर्धारण के तहत यहाँ पे समझने वाले हैं। अब काल निर्धारण बड़ा प्रश्न विवादास्पद है, इसमें भी कई प्रकार के लोगों ने मत दिए हुए हैं। कोई कहता है कि इतने से इतने तक सिंधु घाटी चली, कोई कहता है इतने से इतने तक चली, मतलब तमाम तरीके के इसमें आपको प्रश्न में जो है विवादित फैक्ट मिलते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य मत मिलता है आपको इसमें, वो सर्वाधिक मान्य मिलता है लगभग लगभग 2500 से लेकर के 1750 तक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन मान लेते हैं इसको, ठीक है? कुछ लोग इसको 2350 से लेकर के 1750 तक भी मानते हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने 3200 से 2700 भी माना है। तो एक्यूरेट आपको क्या टाइमिंग इसकी माननी है, उस पर अपन लोग बात करते हैं। आइए काल निर्धारण की बात करेंगे, तो काल निर्धारण का जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट, वो भी विवादास्पद है। कैसा प्रश्न है? विवादास्पद प्रश्न है, ठीक है? इसमें भी कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। सबसे पहला जो प्रयास किया गया था इस बारे में, वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। और जॉन मार्शल क्या कहते हैं, 1931 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इस सभ्यता की सबसे पहले एक तिथि घोषित की थी, और वो तिथि इन्होंने घोषित की थी कौन सी? 3250 से लेकर के 2750 तक के लिए। तो सबसे पहला फैक्ट आपको दिखाई देता है किसका? जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप थी, ये कहना था जॉन मार्शल साहब का। उनका यह आकलन किस पे आधारित था? सारगोन का एक अभिलेख मिलता है, ठीक है? सारगोन अभिलेख पर आधारित था। ये सारगोन क्या है? तो मेसोपोटामिया से प्राप्त सम्राट सारगोन का एक अभिलेख है, जो हड़प्पा से व्यापार का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मेसोपोटामिया का सारगोन नाम का एक सम्राट था, उसने एक अभिलेख जो है मुद्रित करवाया था। उस अभिलेख से मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा से व्यापारिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में बहुत बड़ा मदद मिलता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किस अभिलेखीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इस सारगोन अभिलेख से हड़प्पा से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस सारगोन अभिलेख की डेट के आधार पर ही जॉन मार्शल साहब ने कह दिया कि भैया 3250 से 2750 बीसी इसका क्या है? टाइम पीरियड है। लेकिन बाद में क्या हुआ? डीपी अग्रवाल साहब, धर्मपाल जो है अग्रवाल, डीपी अग्रवाल साहब, इन्होंने क्या किया? कार्बन 14 डेटिंग पद्धति होती है, ठीक है? अभी आपको काल निर्धारण की जो समस्याएं हैं वो अलग से मैं किसी संडे में स्पेशल क्लास पढ़ाऊंगा, जिसमें उत्खनन की विधियां आपको समझाऊंगा। मेरा टॉपिक रहेगा, हो सकता है इसी संडे लगा लेंगे अपन, उत्खनन की विधियां, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उत्खनन की विधियां आप लोग जब पढ़ोगे, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो भारतीय पुरातत्वविद धर्मपाल अग्रवाल, जो डीपी अग्रवाल थे, उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का काल 2300 से 1750, तो मैंने बताया इन्होंने ये 2300 से 1750 निर्धारित किया है। ये भी मान्य मत है, ठीक है? ये सर्वाधिक मान्य यही है जो आज की डेट में माना जाएगा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वगैरह जो है इसमें 2500 से 1750 को आंसर टिक कर रही है अभी भी, क्योंकि वो बुक्स जो है वो अपडेट नहीं है,
ठीक है, ये मान सकते हो आप लोग। तो वास्तविकता में कार्बन सी जो 14 पद्धति होती है, C14 जो डेटिंग पद्धति है, वो सबसे बेस्ट है और वही ऑथेंटिक भी है आज के समय में, क्योंकि वो तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों चीजों का साक्ष्य मिलाकर के प्रस्तुत करती है। तो आप लोगों को ये चीज माननी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, निर्धारित किया, परंतु होता क्या है एक्चुअली कि ये जो तिथियां हैं हमारे पास C14 के द्वारा जो निकाली जाती है, इन को जब हम ऐतिहासिक तिथियों में बदलते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ता है। इस कारण 2500 से 1750 सर्वाधिक मान्य मत है। तो एनसीईआरटी भी अभी इसको ही मान रही है, ठीक है। ये भी मान्य है। C14 के अकॉर्डिंग आपसे अगर पूछता है, ऑप्शन में एग्जामिनर खूब घुमा सकता है आपको। C14 के अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो 2300 से 1750 आंसर टिक करेंगे, बट सर्वाधिक मान्य प्रचलित मत की बात करता है तो फिर 2500 से 1750 आंसर टिक करेंगे। आई होप कि आपके समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। बात करते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग C14 है क्या बीमारी, क्या समस्या है इसमें। देखिएगा, एक्चुअली क्या होता है, ये एक पद्धति है, ठीक है। ये एक पद्धति है, ये जीवाश्म वगैरह जो बन जाते हैं ना, बच जाते हैं, उनके आधार पर किसी की भी आयु निर्धारित करने का काम करती है। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी मैंने पढ़ाया था आपको जब उत्खनन की विधियां समझाऊंगा। रेडियो कार्बन C14 क्या है, ठीक है। तो कार्बन के क्या है, दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 एवं कार्बन 14 का एक निश्चित अनुपात जीवों एवं चट्टानों में होता है। कार्बन 12 एवं कार्बन 14 का एक निश्चित अनुपात जीवों एवं चट्टानों में होता है। एक निश्चित अवधि के बाद कोई पदार्थ अपने कुल भाग का आधा रह जाए तो इसे अर्ध आयु काल कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में आयु व समयावधि की गणना के यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। इन्हीं यंत्रों के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल क्रम डीपी अग्रवाल के द्वारा निर्धारित किया गया। वापस याद रखना, 2300 से 1750 तो इस C14 ने निकाल के दिया है, बट जब हम इस C14 की तिथियों को या डेट को हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डेटों में परिवर्तित करते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसलिए सर्वाधिक मान्य मत 2500 से 1750 ही माना जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। तो गाइज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, ईश्वर आपको कामयाब बनाए। एक बार पुनः आज सबके लिए मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में सफलता लाए, खुशियां लाए, बहुत बहुत जो है आप तरक्की करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। और आज का जो अपना कंटेंट था उसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वापस आप सबके साथ दोबारा मिलने का प्रयास करेंगे। आप सबके लिए थैंक यू वेरी मच, जो आपने अपने अमूल्य समय में से भी आज हम लोगों के लिए यहाँ पे इतना टाइम निकाला, समझ रहे। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मेरी तरफ से आप सबके लिए थैंक यू वेरी मच, और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, बहुत बहुत थैंक यू।